हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्ण और आप देख रहे हैं ग्लिफुल स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क। ठीक है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिए। जो सीरियस स्टूडेंट है वो पक्का इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आप कर ही पाओगे, जो कि वर्क चैप्टर से आएगा। इसके अंदर आपका वर्क होगा, ठीक है, और कितने एंगल पर क्या वर्क निकलता है, ये इसकी यूनिट क्या होती है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क का एक रूप है, वहां से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो खान सर की जो बुक है न्यूमेरिकल की बुक, उस बुक से हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए कार्य क्या होता है। आप बोलते हो कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, ठीक है, आप बोलते हो ना कार्य करना होता है। तो वो जो आप करते हो एक सिंपल लैंग्वेज में आप क्या करते हैं कि हमने कार्य को कर दिया। लेकिन इन फिजिक्स आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। देखिए, आप मानिए कि ये कोई एक ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है, हम इसको टेबल पर रखे हुए हैं और इस ब्लॉक का जो मास है वो मान लेते हैं m है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो कितना इसका वेट होगा, mg होगा। अब मुझे इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना है। हमने मान लो इस पर F फोर्स लगाया, F फोर्स अप्लाई किया, तो अगर ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, मतलब इसका विस्थापन होगा, ये ब्लॉक मान लो यहां से अगर यहां आ गया, ये ब्लॉक अगर यहां से यहां आ जाता है, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक ने s दूरी तय कर ली, हम इसको यहां से ला करके यहां रख दिए, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद तब हम बोलेंगे कि हमने काम किया है, हमने काम किया, यहां पर वर्क डन हुआ है। जब आप इस बॉडी पर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी का विस्थापन होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमने यहां पर कार्य किया है। तो जो कार्य है उसका डेफिनेशन क्या बन के आएगा, वो हो जाएगा आपका W इक्वल टू, हम लोग कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर क्या होता है, फोर्स, हमने कितना फोर्स लगाया इनटू बॉडी में कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम लोग यहां पर D से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए, जहां पर W क्या है, W का मतलब है आपका वर्क डन, W क्या है आपका वर्क डन, मतलब कार्य की मात्रा, ठीक है। आपका जो F है, F क्या है आपका फोर्स है, बल, आपने कितना बल लगाया इसके ऊपर, ठीक है। और D क्या है, D मतलब यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, कितना है आपका ये विस्थापन है ये। इसके बाद ये करने के बाद आप समझ जाएं कि वर्क डन होए क्या। देखिए, ये फॉर्मूला होता है वर्क का, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए आप, बहुत बढ़िया। यहां से हमें निकालना होगा इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है वर्क का। तो देखिए, हमें अगर निकालना है इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ W, तो देखिए यहां पर क्या होगा फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन इंटू W, यहां पर D है ना, D मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ये वर्क का SI यूनिट होता है। उसके बाद इसका जो CGS यूनिट है ना, इसका जो CGS यूनिट होता है वो होता है आपका डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीख लिया कि वर्क क्या है और इसका यूनिट क्या है। इसके अलावा अब एक बात सोचिए कि आप जब यहां पर फोर्स लगा रहे थे, तो अगर ये बॉडी डिस्प्लेस होती नहीं, इस पर विस्थापन नहीं होता, तो क्या ये वर्क डन होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों, देखिए, अगर इस बॉडी में विस्थापन हुआ ही नहीं, तो आप चाहे फोर्स कितना भी लगा लो, इसका विस्थापन जीरो है, तो वर्क डन अल्टीमेटली क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जब वर्क डन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपका जीरो हो गया होगा। फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, फोर्स जीरो इस केस में बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। ये केस हो गया कि आपका वर्क डन नहीं होने का। इसके अलावा कुछ और भी केसेस है जहां पर हम लोग वर्क डन को जीरो प्रूफ करते हैं। ये देखिए, अब एज्यूम करिए कि आपका जो वर्क डन निकालना है वो कुछ ऐसे केस पे निकालना है जहां पर बॉडी एंगल पर मूव कर रही है। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ एंगल थीटा है और इस बॉडी को हम यहाँ से
m मास की बॉडी है, इसको हम यहाँ से फोर्स लगा करके यहाँ लेकर आ गए, इस टॉप पर लेकर आ गए। तो बताओ कि इस बॉडी को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा होगा इस केस में। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा लिखना है। क्या लिखना है, एफ डी कॉस थीटा लिखना है। यहाँ पर जो एंगल होगा ना कॉस थीटा आपको लिख देना है, ठीक है। तो W क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। इसके बाद एक बात मेरे को और बोलना था यहाँ पर, देखो ये जो वर्क डन है वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये दो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है डी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है वो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये एक स्केलर है, मतलब ये आपका एक अदिश राशि है, अदिश राशि है ये, इसको आपको याद करना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर राशि होती है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म में ये लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, W इक्वल टू एफ डे कॉस थीटा, दोनों ही अप्लीकेबल होता है। अब यहां से आगे बहुत सारा हम केस यहां पर लिख सकते हैं कि वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है। तो देखिए W बराबर यहां पर लिखिए एफ डी कॉस थीटा। ये होने के लिए देखो, अब मान लो कि आपने किसी ने एंगल का मान बैठा दिया 0 डिग्री, बैठा दिया 0 डिग्री, उस समय वर्क डन कितना होगा, तो लिखो W बराबर एफ डी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। बैठाइए यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा आपका एफ डी आएगा। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ डी। अब इससे बड़ा वर्क डन नहीं हो सकता, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम वर्क डन हो गया, कितना होता है, एफ डी होता है। इसके अलावा यदि आप एंगल का मान बैठाएंगे 90 डिग्री तो आपको कितना वर्क डन मिलेगा, ये देखो W बराबर एफ डी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, W एफ डी 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया 0। इस केस में वर्क डन आपका 0 होता है। वर्क डन 0 कब होता है, जब एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री का होता है। मतलब जब भी आपका एंगल 90 डिग्री का बनेगा वर्क डन कितना होगा, 0। दिमाग में रखिएगा कि अगर वर्क डन 0 है तो दो केस पॉसिबल है। पहला केस पॉसिबल क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, या फिर उसका जो एंगल है, क्या जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री हो सकता है। ये दो चीज पॉसिबल है जब वर्क डन 0 होगा तब, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होगा, हम लोग थीटा का मान ले लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो W बराबर लिखो यहां पर एफ डी कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 का मतलब होता है -1, तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस एफ डी। तो यहां जो वर्क डन आया वो कितना आया, W इक्वल टू माइनस एफ डी। ये हो गया आपका मिनिमम वर्क डन। अब इससे वर्क डन कम नहीं हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो अच्छा एक मिनट और सुन लो, ये जो एफ डी है ना ये मैक्सिमम है, इसको बोलेंगे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी है ये, या फिर अगेंस्ट फोर्स लिख लो, ठीक है। और ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, से नेगेटिव हो गया। तो ये केस था आपका जहां पर हम लोग वर्क डन का अलग अलग केस निकालते थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जहां पर वर्क डन का मान 0 होता है, ठीक है। तो देखो पहला केस क्या है कि एक सर्कुलर पाथ अज्यूम करो, ठीक है। इस पाथ के ऊपर मान लो कोई सेंटर है ये, और यहां से कोई एक बॉडी है जो कि ऐसे इस पाथ पे रोटेट कर रही है, पाथ पर इसका मास आपको m बोल देगा और बोल देगा भी v स्पीड से, v वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। बताना है कि इस बॉडी को, इस बॉडी का जो रोटेशन है इसमें कितना वर्क डन इसको करना पड़ रहा होगा, इस बॉडी को घुमाने में हमको कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो एक बात सुनिए, वर्क डन क्या होता है, अब क्या बोलते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत बढ़िया। एक और होता है ना, फोर्स इनटू एफ डी कॉस थीटा होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान सुनो, यहां जो वेलोसिटी जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ यहां पर जो है ना ये इट्स फॉर्म्स
90 डिग्री, यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे उठाओ तो आपको वर्क डन क्या मिलेगा, आपको याद है ना cos 90 जीरो होता था, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल एक गोलाकार पाथ पर घूमेगा तो काम का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, जब कोई कुली होता है ना अपने माथे पर लेके चलता है, तो उसमें देखो उस समय क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। मान लो ये आपका कुली है, ठीक है, और ये अपने माथे पर कोई एक मास लेके चल रहा है, इधर जा रहा है, ये ध्यान दो, इधर जा रहा है ये, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो डी है वो इस तरफ है, और जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा फोर्स लग रहा है ना, इसका वेट नीचे काम करेगा, mg लगेगा, नीचे लगेगा। तो अब एक बात ध्यान सुनो, इसको मिला दो ऐसे करके, ये देखो, तो ये ऐसे और ऐसे, तो यहां पर एंगल जो बना है वो कितने का बना है, 90 का बना है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन है और जो बल है, इसके बीच का कोण कितना का, 90 डिग्री का है। तो फिर यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ भी वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो। तो ये सब केस आपको याद रखना होगा कि जब कुली एक माथे पर लेके चलता है बक्सा, तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। या फिर कोई व्यक्ति है जो सूटकेस अपने हाथ में ले चलता है, उसमें क्या होगा, वर्क डन जीरो हो गया। या फिर हम जब किसी पाथ से चलना शुरू करते हैं और घूम करके फिर यहीं आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो ऐसे केसेस है जहां पर वर्क डन आपका जीरो पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो वहां से एक सवाल करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन होगा आपके लिए कि विरामावस्था में 10 किलोग्राम के पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगने के कारण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा, ठीक है। इसमें 2-3 बात दिया गया है कि एक पिंड है जिसका वो स्टार्टिंग हो रहा है विरामावस्था से, उसका वजन 10 किलोग्राम है और पिंड पर 10 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है और 4 सेकेंड के लिए लग रहा है, तो उस पर कितना कार्य करना होगा या फिर कितना कार्य किया गया होगा। तो यहां देख लीजिए कि क्या क्या वो गिवन है, आपको गिवन है मास, ठीक है ना, पिंड का मास कितना गिवन है आपको, 10 kg सवाल में गिवन है, ठीक है। इस पर फोर्स कितना का लगा है, तो बॉडी पर जो फोर्स लगा है वो लगा आपका 10 न्यूटन का। उसके बाद टाइम गिवन है कि कितने सेकेंड के लिए काम हो रहा है, तो आपको 4 सेकेंड के लिए जो भी यहाँ पर गिवन है। पूछा गया कि कितना वर्क डन होगा, W का मान कितना होगा। तो आप एक बात समझो, और हमको W का मान निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स तो पता है, हमें फोर्स तो पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। इस बॉडी का मास कितना है, 10 kg है, टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं, F बराबर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। आप शायद ये पढ़े होंगे, फिर नहीं सीख लीजिए। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू, ठीक है। तो अब यहां पर जो मास गिवन है वो कितना है, 10 kg का मास गिवन है, ठीक है। बॉडी का हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है, हमको इसका एक्सेलरेशन नहीं पता है, इसको हम लोग चलिए ए लिख लेते हैं, यहां पर हम इसको ए लिख लेते हैं। और फोर्स कितना है, फोर्स आपका 10 न्यूटन का है, इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो जो ए है ना एक्सेलरेशन वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब ए का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया, आपको ए का वैल्यू पता है, आपको टी पता है, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए, एस बराबर, एस क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, याद आपको। और यहाँ पर सवाल में क्या गिवन था कि बॉडी जो है वो विराम अवस्था से शुरू हो रही है, मतलब क्या, यू का मान कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना आया है, 1 इंटू टी कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो गया, कट जाएगा ये, तो ये पूरा कितना हो गया 8। तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है, 8 मीटर का हुआ है। तो बस मुझे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 का है। तो हमें क्या था, वर्क डन निकालना था ना, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो वर्क डन होगा W कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने का है आपका, फोर्स है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर का, तो वैल्यू कितना होगा 80 जूल लिखो यहां पर, 80 जूल, ठीक है। वर्क डन की इकाई क्या होती है, जूल होती है, तो हमें यहां से आंसर मिल गया जूल, ठीक है। तो यही सवाल का उत्तर था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अब नया सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस पर बहुत अच्छे सवाल आते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी है क्या, गतिज ऊर्जा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। आप समझ सकते हो कि जब कोई एक बॉडी चल रही है तो उसके चलने के कारण उसमें जो एनर्जी आ रहा है उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा बोलेंगे, समझ रहे हो आप।
एक मान लो कार चल रही है, कार एक चल रही है, तो उस कार का एक अपना मास होगा, तो उसके कारण उसमें जो भी एनर्जी आ रही होगी, जो भी एनर्जी वो कार अपने पास रखता होगा, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में उसके गति के कारण उत्पन्न होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मास mv²। ठीक है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब देखिए यहां पर जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, और m क्या है? वो भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी को E लिखें, और हम इसको काइनेटिक एनर्जी को सिंपली E लिखें, तो E को हम क्या बोल सकते हैं? E जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? v² के। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि E बराबर k टाइम्स v²। इसको लिखो E1 k v1² और A2 k2 v2²। इसको डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा E1/A2 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बहुत जल्दी, और आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप आराम से वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हो, आप वेग का जो अनुपात है वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये सवाल ऐसे आते हैं, अभी आपको सवाल करवाएंगे, देखिएगा, जहां पर मास का, इस बॉडी का जो द्रव्यमान है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, सिर्फ आपसे काइनेटिक एनर्जी और भी के बारे में वो सवाल करेगा। तो वैसे इसका जवाब देना है, समझ रहे आप? चलिए, इसके बाद इसकी जो यूनिट होगी वो जूल होगी, क्योंकि ये भी एक तरह का एनर्जी है। वर्क डन क्या है? एनर्जी है। चलिए, अब आगे यहां पर एक और बात समझ लीजिए आप। चलिए, तो इसमें जो छोटा सा टॉपिक है वो आपका संवेग। आपसे एग्जाम में पूछता है कि संवेग और काइनेटिक एनर्जी में संबंध क्या हो, इससे सवाल बहुत सारा आता है। तो ध्यान देखिएगा, संवेग को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है वो काइनेटिक के साथ कैसे संबंध रखता है? तो मोमेंटम को हम लोग P लिखते हैं, तो P इक्वल टू होता है mv। अब यहां से आप काम करो, V का मान निकाल लो, V का मान निकाल लो। तो V कितना हो गया? यहां से देखो V इक्वल टू हो जाएगा P/m होगा ये। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो वो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ke बराबर 1/2 लिखो, m छोड़ दो, और V का मतलब कितना है? v² यहां पर है ना, तो v², तो ये हो जाएगा आपका P²/m²। यहां से कटेगा ये, तो आपको मिल गया ये। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो क्या हुआ? 1/2 P²/m। ठीक है, तो यहां से आप इसको याद रखो, या फिर डायरेक्टली देखो P का मतलब क्या होता है? यहां से P² बराबर 2m, और काइनेटिक एनर्जी को लिख लो सिंपली E लिख लो। क्या लिख लो? E। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? P बराबर 2me, और इसको रूट कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि P जो है वो कैसे संबंध रखता है काइनेटिक। तो क्या बोलिएगा? P बराबर √2me। अगर हम इस 2 और m को भगा दे, कांस्टेंट मान लें, तो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर मिल जाएगा √e। ठीक है, बाकी हमने 2 को कांस्टेंट मान लिया। तो आप इसको ऐसे भी सवाल में करेंगे, देखिए आप जब सवाल करेंगे आपको इस चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं। आप देखिएगा, बहुत सिंपल में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया गया, वेग दोगुना किया ना, और पूछा गया कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी, या फिर चौथाई हो जाएगी। तो ध्यान सुनिएगा, आपसे क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, और इसमें किसका बात किया गया है? V का। तो v² होता है, आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था ये। तो अब इसको दोगुना कर दिया गया ना, आपको फॉर्मूला वाला याद है? E1/E2 इक्वल v1/v2 का स्क्वायर, याद है? बहुत बढ़िया। यहां देखो, ये E1/E2 छोड़ दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसका जो वेग वो दोगुना कर दिया गया। तो मान लो पहले वेग था v, अब हो गया है 2v, तो ये दोनों कट जाएगा। तो E1/E2 इसका मान कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब देखो, तो क्या मिलेगा? जो E2 मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा? 4 गुना ऑफ E1 नहीं मिलेगा। हो गया आंसर। तो अब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या होगा? सी, चौगुनी हो जाएगी। वैसे भी आप कर सकते थे कि जब वेलोसिटी आपको डबल करना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ बैठा दो, तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर इसको कर दो 2v, तो हो गया 4v², और इसका मान कितना था? E था, तो आप 4 टाइम्स आ रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है,
ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v और 3v है। समान द्रव्यमान के दो पिंड है जिनका वेग दिया हुआ है v और 3v हो, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल। काइनेटिक एनर्जी E1/2 और ये जो V1/V2 है इसका स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है। पहला क्या बोला है, तो जो पहला है वो v है और दूसरा क्या वो 3v है। इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, कट जाएगा ये, तो 1/9 आएगा। आंसर क्या होगा 1:9। ठीक है, तो अगर आपको इतना नहीं भी करना, डायरेक्टली आप इसको स्क्वायर करके रेशियो लिखिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, v स्क्वायर आएगा, और ये 3v है ना, तो ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, v स्क्वायर, v कट जाएगा तो क्या आएगा 1:9। आप वैसे भी सवाल को उत्तर ला सकते थे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड, 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उनका संवेग का अनुपात कितना होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या बोला गया है, 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड है और दोनों का जो गतिज ऊर्जा है वो समान है, तो आपसे पूछा है कि उसका संवेग का अनुपात कितना होगा। अभी भी हम लोग चीज सीखे हैं। अच्छा, क्या क्या दिया गया, हम मान लेते हैं मास 1, तो मास 1 का वैल्यू m है, और जो मास 2 है वो कितना है आपका 4m है, वो 4 ग्राम की वस्तु है ना, कितनी है वो 4 ग्राम है, तो इसको मान लो 1 ग्राम, इसको मान लो 4 ग्राम, हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आपसे पूछा है कि संवेग का अनुपात कितना होगा। अभी आप क्या सीखे थे, देखिए संवेग क्या होता है, P बराबर 2me, और ये रूट में होता है, इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या मिलेगा P स्क्वायर बराबर 2me, इसको दो बार लिखो, सो P1/P2 इसका स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा 2m1e1 डिवाइड बाई 2m2e2 ये आएगा। और एक सवाल में क्या बोला गया है कि जो E1 E2 है, जो E1 और E2 है दोनों बराबर है, ये दोनों कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा m1/m2, और m1/m2 का मान कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो P1/P2 कितना आएगा 1/4 का रूट लगा दो, तो ये हो गया 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां से हम लोग संवेग का अनुपात फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आशा करता आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, रहेगा m द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग यदि p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन देखिए, ये हम लोग कर चुके हैं पहले ही, 8 है। ऑप्शन में द्रव्यमान क्या बोला m बोला है, ठीक है, और संवेग क्या बोला है p बोला है, तो बोला है कि उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। अभी आप एक सवाल पूछे था ना, देखिए p क्या होता है, p होता है आपका 2me स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। तो आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, P²/2m। ये कहां पर है ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड की संवेग एवं गतिज ऊर्जा क्रमशः P और E है। संवेग कितना बोला गया है, संवेग बोला गया है P, गतिज ऊर्जा बोला गया है E है। ठीक है, उसका संवेग 3p हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसका जो संवेग है। अब संवेग जो देखो पहले p था, अब कितना हो गया, ये 3p हो गया, तो बोलता है कि e कितना हो जाएगा। अरे निकाल लेते ना कितना हो जाएगा। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था ना, याद करो p², यहाँ देखो P1/P2 इसका होल स्क्वायर वो होता है, बाकी दो को भगा दो तो क्या मिलेगा आपको E1/E2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो p का मान तो p रखना है, और जो P2 है कितना वो 3p है, इसका स्क्वायर कर दो बराबर E1/E2 कर दो। अब दो यहां से यह कट गया तो 1/3 उसका स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और ये होगा E1/E2। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा E1:E2 बराबर 1:9। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कहां पर है, अच्छा ये 9 टाइम्स पूछा है तो कोई बात नहीं, E2 का मान कितना होगा, यहां से E2 हो जाएगा आपका 9e, कितना हो गया 9e। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही जवाब है। ठीक है,
देखिएगा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल एवं उसका द्रव्यमान 25 केजी हो तो पिंड का वेग कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल है और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सवाल कुछ बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल सिंपल ही होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपसे बोला गया है कि जो गतिज ऊर्जा है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो 200 जूल है बच्चा लोग, और जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो मास कितना गिवन है आपको, मास गिवन है 25 केजी गिवन है। बस सवाल खत्म हो गया। यहां पर पूछा है कि पिंड का वेग कितना होगा, पिंड का वेग निकालना आपको। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 1/2 mv²। एनर्जी कितनी है 200 जूल, यहां बैठा दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, एम का मान कितना है 25 है, और ये आपका हो गया v²। डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 25 इंटू v²। इसको आप काट भी सकते हो, ठीक है, और नहीं भी काटे तो भी आंसर आएगा। देखिए 400 ये किसका होता है, तो 400/25 का रूट कर देंगे तो आपको v मिल जाएगा। तो v कितना आएगा, 400 होता है 20 का, और 25 5 का, तो कटे कितना आएगा आपका, कट के आएगा 4। तो v का वैल्यू कितना हो गया, जो बॉडी है उसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इस तरह का सवाल एग्जाम में आजकल ज्यादा आने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल को। ये बोला गया है किसी पिंड के संवेग का मान, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान में क्या होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, पिंड है उसका जो संवेग है उसको 50% बढ़ा दिया गया है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। एक काम करते पहले मान लेते जो पिंड है P1 है, उसका संवेग P है। अब इस संवेग को कितना बढ़ा दिए हैं 50%। तो पहले कितना था P था, अब P का 50% पहले निकाल लेंगे हम, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये P प्लस P/2, तो टोटल कितना आएगा, ये 3P/2 आएगा। तो जो फाइनल P2 है वो कितना हो गया, इतना हो गया। आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ऊर्जा का मान कितना बढ़ेगा, निकालो इसको। देखो तो आपको पता है कि P1/P2 इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, E1/E2 होता है। ठीक है, पहले बैठाओ, देखो तो P का मान तो P रहेगा, तो P डिवाइड, अब P2 कितना है, वो आपका 3P और 2 है तो ऊपर चल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो बराबर E1/E2 करो, कटेगा ये, स्क्वायरिंग करो तो ये हो गया 4/9 इक्वल टू E1/E2। अब एक काम यहाँ से काम करो, अब देखो यहाँ पर चेंज कितने का हुआ है। आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या, जो E1 की जो वैल्यू है आप बोल सकते हो ना, जो E1 है वो हमारा 4 हो सकता है, और जो E2 है वो आपका 9 पॉसिबल। तो दोनों का गैप कितने का आ रहा है, मतलब चेंज कितने का आ रहा है, E1 माइनस E2 वो आपका होगा 9 - 4 जो कि 5 होगा। अब कितना परसेंट चेंज हुआ है वो देख लो एक बार। देखो तो अब चेंज हुआ आपका 5 कितने पर हुआ है, 4 पर हुआ है, उसमें परसेंट लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया 25 होगा 100, तो कितना हो गया टोटली 150%, 25% इसका जवाब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है।